नमस्कार साथियों, लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम नाटक के तत्व के बारे में पढ़ेंगे जो अपने पाठ्यक्रम में रक्त ध्वज नाटक है। रक्त ध्वज नाटक डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर जी के द्वारा लिखित नाटक है अपने, जो भील आदिवासी जातियों के ऊपर आधारित है। रक्त ध्वज नाटक में एक संघर्ष, शिक्षा, आत्म बलिदान की कहानी का वर्णन किया गया है। तो रक्त ध्वज नाटक के प्रमुख तत्व के बारे में विस्तृत जानकारी आज अपन अध्ययन करेंगे। यानी रक्त ध्वज नाटक में कथानक, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली, ये सब कैसे होने चाहिए। तो नाटक के बारे में अपन देखते हैं। नाटक दृश्य और श्रव्य आनंद का माध्यम है, क्योंकि नाटक को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, किंतु नाटक को पढ़ने से अधिक आनंद अभिनय से प्राप्त किया जाता है। क्योंकि रंगमंच पे जो नाटक आनंद के लिए प्रस्तुत किए जाते, प्राचीन काल में आनंद के लिए, प्रेरणा के लिए नाटक को ही प्रमुख माना जाता था। तो आज हम रक्त ध्वज नाटक के तत्व की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो रक्त ध्वज नाटक के तत्वों में यदि देखा जाए तो प्रथम तत्व कथानक या कथा वस्तु। कथानक को ही कथा वस्तु कहा जाता है। रक्त ध्वज नाटक का कथानक ऐतिहासिक है। यानी रक्त ध्वज नाटक ऐतिहासिक कथानक के ऊपर आधारित है। रक्त ध्वज नाटक की ऐतिहासिकता के बारे में देखें अपन तो भील आदिवासी जातियों के ऊपर रक्त ध्वज नाटक आधारित है। इस नाटक के प्रमुख पात्र की बात करें, कथानक पूरा का पूरा कथानक गोविंद स्वामी के इर्द गिर्द घूमता है। क्योंकि इस रक्त ध्वज नाटक के कथानक में प्रमुख गोविंद स्वामी हैं। जो अपने प्रमुख पात्र के रूप में भी माने जाते। यानी इसमें कथानक का मूल आधार भील आदिवासी जातियों के मसीहा गोविंद स्वामी को लिया गया है। कथानक डूंगरपुर बांसवाड़ा की आदिवासी जातियों के ऊपर आधारित है। कथानक में ऐतिहासिक पात्रों के बारे में बताया गया है। कथानक में प्रारंभ से ही संघर्ष की कथा के ऊपर आधारित है। इसमें किस प्रकार राजमाता, सामंतवादी, नारसिंह, भूरिया और अंग्रेज किस प्रकार भारतीयों के ऊपर अपना एकाधिकार बनाए रख रखे थे। तो रक्त ध्वज नाटक का कथानक ऐतिहासिक पात्रों के ऊपर आधारित है और एक सफल नाटक के रूप में रक्त ध्वज नाटक को माना जाता है। रक्त ध्वज नाटक की ऐतिहासिकता राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में देखी जा सकती है और इससे प्रेरणा, आज़ादी के संघर्ष की जो प्रेरणा मिलती है वो रक्त ध्वज नाटक
रक्तध्वज नाटक के कथानक में रुकास्या के गीतों से कथानक प्रारंभ होता है। मानगढ़ पहाड़ी पे जो नरसंहार होता है, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं, क्योंकि लगभग 1500 भील आदिवासी जातियों के ऊपर गोलियों के द्वारा उनकी हत्या की गई थी। तो रक्तध्वज नाटक का कथानक प्रमुख ऐतिहासिक है। दूसरा बिंदु, रक्तध्वज नाटक का पात्र या चरित्र चित्रण भी अपन कह सकते। नाटक के तत्व सफलता असफलता के ऊपर आधारित होते हैं। तो रक्तध्वज नाटक के पात्रों की बात करें तो रक्तध्वज नाटक में 25 पात्र है। और इनमें से प्रमुख रूप से 13 पात्र है जिनका नाटक में सर्वाधिक वर्णन किया गया है। यानी रक्तध्वज नाटक में पात्र, हर एक प्रकार के पात्र है। भील आदिवासी जातियों में रुकास्या, भूरिया, चिरमी, गोविंद स्वामी, राजनीतिक सामंतवादी पात्रों में नार सिंह, जय सिंह, राजमाता, अंग्रेज अधिकारी जो थे उन पात्रों में अंग्रेज अधिकारी, कर्नल सटल, और ये सब अलग अलग पात्र अपने सफल संचालन के लिए एक सुचारू रूप से नाटक को अभिनय भी इन्होंने दिया है। नाटक को सफल बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। तो रक्तध्वज नाटक को पात्र और इनके चरित्र चित्रण के आधार पे देखें तो रक्तध्वज नाटक एक सफल नाटक की श्रेणी में माना जाता है। अगले तत्व की बात करें, कथोपकथन। कथोपकथन को संवाद भी कहते हैं। कथा प्लस उपकथन यानी कथोपकथन, गुण संधि का प्रयोग इसमें हो गया है। कथोपकथन यानी संवाद। किसी भी एक सफल नाटक की सफलता और असफलता के लिए पात्रों का संवाद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संवाद के द्वारा ही मंच पे जो नाटक प्रस्तुत किया जाता है उसकी सफलता असफलता उसके संवादों पे आधारित है। और रक्तध्वज नाटक सभी विशेषताओं, उनके जो संवाद है उन संवादों में सभी विशेषताओं को चित्रित किया गया है। यानी रक्तध्वज नाटक की विशेषताओं की बात करें, कथोपकथन की बात करें तो इनमें सभी विशेषता, सभी गुण इनमें संवादों में, संवाद छोटे छोटे संवाद है, संवाद रोचक है, संवादों में जिज्ञासा बनी हुई है। तो अपन देख सकते हैं रक्तध्वज नाटक कथोपकथन और संवाद की दृष्टि से एक सफल नाटक संचालन के रूप में रक्तध्वज नाटक को माना जाता है। अगला जो आपके
बिंदु है, तत्व है, भाषा शैली। रक्तध्वज नाटक जो राजेंद्र मोहन भटनागर जी के द्वारा रचित है, इसकी भाषा शैली देश काल इतिहास के अनुरूप प्रस्तुत की गई है। रक्तध्वज नाटक की भाषा शैली में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ रक्तध्वज नाटक की भाषा शैली में लोकोक्ति और मुहावरे भी भरे पड़े हैं। साथ ही साथ क्षेत्रीय भाषा का प्रमुख रूप से इसमें प्रयोग किया गया है, यानी क्षेत्रीय भाषा को इसमें प्रमुखता दी गई है। रक्तध्वज नाटक में भाषा शैली में अपन देख सकते हैं कि आदिवासियों की अलग अलग भाषा है, तो राज दरबार के सदस्यों की अलग भाषा है, तो अंग्रेज अधिकारियों की अलग भाषा है। उन भाषाओं को हुबहू रूप में, उसी रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास इस नाटक में किया गया, क्योंकि भील आदिवासी जातियों के द्वारा जो क्षेत्रीय भाषा बोली जाती थी, वो आदिवासी वासियों की क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किस प्रकार वो अपनी क्षेत्रीय मातृभाषा का प्रयोग करते थे, वो ऐसी की ऐसी भाषा इसमें है। तो अंग्रेज अधिकारियों की भाषा वो भी अलग है, क्योंकि इनमें जो अंग्रेज अधिकारी है वो जो भाषा का प्रयोग करते थे वही भाषा इसमें प्रयोग में है। किंतु इसके साथ साथ सामंतों की, जो नारसिंह की, हुरिया की, राजमाता की वो भाषा थी, तो वो भी अलग थी। तो अपन देख सकते हैं भाषा शैली इनमें अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत की गई है। भाषा शैली की दृष्टि से भी रक्तध्वज नाटक एक सफल नाटक की श्रेणी में माना जाता है। अगली विशेषता अभिनय। अभिनय को नाटक का प्रमुख अंग माना गया है, यानी अभिनय के द्वारा ही नाटक की सफलता असफलता निर्भर होती है, क्योंकि अभिनय के माध्यम से नाटक में हम देख सकते हैं अभिनय किस प्रकार लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये अभिनय ही नाटक में रोचकता लाने का कार्य करते हैं। इन अभिनय के माध्यम से ही नाटक की सफलता असफलता निर्भर होती है। अगला बिंदु देश काल वातावरण। जो छठा तत्व है नाटक का, देश काल वातावरण। रक्तध्वज नाटक देश काल वातावरण के ऊपर आधारित है और यहाँ
देश काल वातावरण से तात्पर्य उस परिस्थिति के अनुरूप जिस युग में नाटक का संचालन हुआ, जिस युग में नाटक प्रस्तुत हुआ, उसी के अनुरूप नाटक को प्रस्तुत करना ही देश काल वातावरण कहलाता है। हम देख सकते हैं रक्तध्वज नाटक जो 19वीं सदी में लिखा गया था। इस नाटक में भील आदिवासी जातियों की अशिक्षा, किस प्रकार उनके समाज में अंधविश्वास, छुआछूत, बेगार प्रथा, ये सभी तत्व उनमें विराजमान थे। तो देश काल वातावरण और उसी समय की अपन बात करें, अंग्रेज भारतीय छोटे छोटे जो सामंतवाद थे उनको अंग्रेज अधिकारी हड़प लेना चाहते थे। डूंगरपुर के मारावल और राजमाता को अंग्रेज अधिकारियों ने अपने हाथों की कठपुतली बनाया और कठपुतली बना के अंत में गोविंद स्वामी के प्रति जो उनका रुख था, गोविंद स्वामी जी को उन्होंने कैद करना चाहा, क्योंकि पुलिस अधिकारियों को रिश्वत देके उन्होंने गोविंद स्वामी को गांजे के लिए पकड़ लिया और उन्होंने गोविंद स्वामी को कैद करने का प्रयास किया और नाटक का अंत भी दुखांत माना जाता है। तो देश काल वातावरण के अनुरूप भी रक्तध्वज नाटक एक सफल नाटक की श्रेणी में माना जाता है। अगला जो तत्व है अपने नाटक का उद्देश्य, जो 7वां बिंदु है, अंतिम तत्व है नाटक का उद्देश्य। रक्तध्वज नाटक लिखने के पीछे राजेंद्र मोहन भटनागर जी का प्रमुख उद्देश्य लोगों में जागृति, शिक्षा का प्रसार बढ़ाना, बेगार प्रथा का अंत करना, गुलामी की जंजीरों से मुक्ति प्राप्त करना, ये नाटक का प्रमुख उद्देश्य था। गोविंद स्वामी ने शिक्षा प्राप्त करके लोगों को, जो भील आदिवासी जातियां वर्षों से बेगार प्रथा के पीछे चली आ रही थी, उस बेगार प्रथा को समाप्त करने के पीछे प्रमुख उद्देश्य ही गोविंद स्वामी का था। गोविंद स्वामी भील आदिवासी जातियों के मसीहा बन गए थे। उन्होंने भील आदिवासी जातियों को एकत्रित करने का कार्य किया। उन्होंने भील आदिवासी जातियों को शिक्षित करने के लिए जगह जगह विद्यालय खोले, बेगार प्रथा से उनको अलग उन्मुक्त किया तथा संप सभा की स्थापना भी उनके द्वारा की गई थी। और उन्होंने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अहिंसात्मक तरीके से, यानी उन्होंने बिना खून खराबा किए स्वतंत्रता को प्राप्त करने का अथक प्रयास भी किया था। तो अपन देख सकते हैं रक्तध्वज नाटक तत्वों के आधार पे एक सफल नाटक है। अब नाटक की बात करें, नाटक में प्राचीन काल में केवल 2-3 तत्वों का ही प्रयोग किया जाता था, किंतु पाश्चात्य प्रभाव से ये आधुनिक काल में नाटक के अपने सम्मुख ये 7 तत्व प्रमुख, जिनकी चर्चा अपन ने की, कथानक को कथा वस्तु भी अपन कह सकते हैं, पात्र या चरित्र चित्रण बात एक ही है, कथोपकथन को संवाद अपन कह सकते हैं, भाषा शैली क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग। रक्तध्वज नाटक में अभिनय यानी नाटक का प्रमुख अंश अभिनय को माना जाता है। देश काल वातावरण का प्रयोग इसमें किया गया और ये प्रमुख उद्देश्य के रूप में माना गया है। तो आज अपन ने नाटक के तत्व के बारे में जाना।
धन्यवाद।